बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने अपोलोनियस आइडेंटिटी को प्रूव किया था। तो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम वो कहता है कि अ सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स लाइक एक्स अल्फा एंड दिस इज एन इनफाइनाइट कलेक्शन एंड अल्फा बिलोंग्स टू गैमा ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स of non-zero vectors in an inner product space V is said to be an orthonormal system if यानी कि इस सेट को ये जो सेट बनेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, इसको ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम सिर्फ तब कहेंगे जब एक्स अल्फ़ा और एक्स बीटा, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा है वो ओहम से बिलोंग कर रहे हैं। और एक्स अल्फ़ा और एक्स बीटा की जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसको जब हम लिखते हैं कि डेल्टा अल्फ़ा बीटा, तो इसका आंसर या तो ज़ीरो आता है या वन आता है। ज़ीरो तब आता है जब अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होता है, और वन तब आता है जब अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा होता है। पीछे जब हमने थ्योरम्स किए थे तो उसमें हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस में कुछ में वैल्यू ज़ीरो पुट की थी, कुछ में वैल्यू वन पुट की थी, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब वो ज़ीरो होता है तो जब हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस जो ज़ीरो होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, और वो उस केस में होता है जब आपके पास अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा होता है, यानी ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। और जब इनका आंसर वन आता है, और उस केस में आता है जब अल्फ़ा और बीटा यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, और अगर ये एक जैसे होते हैं तो फिर इस केस में ये कोई नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल इन इस सिस्टम को कहते हैं जो इस सीक्वेंस को, इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहे हों। और यहाँ पे जो डेल्टा अल्फ़ा बीटा है, जिसको हम आम जुबान में डेल्टा पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में इसका जो नाम आएगा वो आएगा कोरोनेकर डेल्टा। और thus the set 1 is an orthonormal system if x alpha and x beta is equals to 0। अगेन वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर इक्वल टू 0 वाली टर्म आ जाएगी तो इस सेट को कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, और अगर इक्वल टू 1 आ गई तो इसे कहेंगे नॉर्मलाइजर सिस्टम है। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या किसे बिलोंग कर रहे हैं? ओहम से बिलोंग कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1 ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ कि एक्स अल्फ़ा, ये दोनों देखें अगर ये सेम हो गए, अल्फ़ा और बीटा सेम हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स अल्फ़ा और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स अल्फ़ा। एक्स अल्फ़ा और एक्स अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट को सेम किस तरह से लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओहम। अब इफ़ एक्स अल्फ़ा इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है तो फिर इसके ऊपर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी? एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा नॉर्म इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इक्वल नहीं है। देखिए अगर अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो गए तो फिर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, टर्म ज़ीरो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है? एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो अब देखें ये चीज़ जो है अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। अब नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा को मैं लिख सकती हूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा, एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा एक्स अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस एक्स बीटा एक्स अल्फ़ा, यानी कि ये चीज़ बनेगी एक्स अल्फ़ा लिखा हुआ है ना, एक्स बीटा लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म नहीं लिखी, एक मैंने नहीं लिखा एक्स बीटा एक्स अल्फ़ा, ये चीज़ नहीं लिखी, और एक लिखा है एक्स अल्फ़ा एक्स बीटा, ये वाला इनर प्रोडक्ट नहीं लिखा। ये वाला इनर प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने अभी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जब अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो फिर आपके पास आंसर इसका ज़ीरो आएगा। तो इसने तो ज़ीरो ही हो जाना था, इस टर्म ने भी इस टर्म ने भी, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा। अदरवाइज़ आपने अगर लिखना हो डिटेल से इसको मल्टीप्लाई करना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो आंसर उनका ज़ीरो ही हो जाना था। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया एक्स अल्फ़ा और एक्स बीटा। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा, और इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स बीटा। नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा भी 1 है, नॉर्म ऑफ एक्स बीटा भी 1 है। वो अभी हमने पीछे देखा किस तरह से, देखें कि देखो जब हमारे पास एक्स अल्फ़ा और एक्स अल्फ़ा दोनों सेम हो, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा। जब उसने कहा था उसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक जब ये दोनों सेम होंगे आंसर 1 आएगा, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये दोनों से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स अल्फ़ा इक्वल टू 1। इसी तरह से एक्स बीटा के लिए तो 1 + 1 2, तो हेंस कि ये आ गया किसके इक्वल है? नॉर्म ऑफ
अभी हमने पीछे क्या प्रूफ किया, एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा, एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा की नॉर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा नॉर्म इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये चीज़ हमारे पास प्रूफ होगी। अब हमारे पास इसी की एग्जांपल है, फॉर एनी ऑर्थोगोनल सिस्टम x1 टू xn द वेक्टर्स ei इज इक्वल्स टू xi ओवर नॉर्म ऑफ xi फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल। उसने कहा है आपने एक ऑर्थोगोनल सिस्टम लिया, जब आपने उसके बेसिस के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश की तो वो एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बन गया। तो देखें ये अगर ये लिखा हुआ है तो E1 के लिहाज से क्या बनेगा, x1 ओवर x1 की नॉर्म। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाने के लिए उसने ये चीज़ कही थी कि जब हमने ये चीज़ प्रूफ करवानी है कि E1 को आप ये कर लें कि EI को EJ के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर 0 होगा। कब, जब I इज़ नॉट इक्वल टू J होगा, और EI और EJ का आंसर इक्वल टू 1 होगा। कब, जब I इक्वल टू J होगा। बेसिकली मैं बात करना चाह रही हूँ हम प्रूव कैसे करेंगे कि E1 और E1 सेम लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1, और अगर आप डिफरेंट लेंगे तो आंसर आएगा 0। तो हम ये मल्टीप्लाई करके इनर प्रोडक्ट लेके देख लेते हैं, अगर ये इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम कह देंगे कि ये एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहा है। तो उसके लिए मैंने पहले E1 का E1 के साथ ही लिया तो आ जाएगा x1 नॉर्म ऑफ x1 इंटू x1 नॉर्म ऑफ x1। नॉर्म ऑफ x1 क्योंकि कॉन्स्टेंट्स में बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर के साथ अंदर आ जाएगा x1 और x1 का नॉर्म। x1 और x1 के इनर प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं x1 का नॉर्म का स्क्वायर, नीचे भी आ गया x1 का नॉर्म का स्क्वायर, कैंसिल हो गया इक्वल टू आ गया आंसर 1। ठीक है, तो एक चीज़ तो E1 ने अपने साथ प्रॉपर्टी फुलफिल करवा दी। अब E1 को E2 से E3 से E4 से, अब यहाँ पे तो उसने n एलिमेंट्स दिए हैं तो En तक करना पड़ेगा, तो हम हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, हम E1 E2 कर लेते हैं फिर हम इसको En से करवा देंगे। अब जब E1 और E2 को किया तो ये आ जाएगा E1 के लिए x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1, x2 ओवर नॉर्म ऑफ x2। x1 और x2 की नॉर्म से बाहर आ जाए, अंदर आ गया x1 इंटू x2। ऑर्थोगोनल सिस्टम ये कहता है कि जब आपके पास कोई भी दो एलिमेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो इनर प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो अब हमने ऑर्थोगोनल सिस्टम से ये x1 और x2 लिए हुए हैं ना, उसने दिया ही ऑर्थोगोनल सिस्टम से, तो अगर ये परपेंडिकुलर है ऑर्थोगोनल सिस्टम है तो इसका मतलब है इनका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा 0, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी है, सेम होगा तो आंसर 1 आना चाहिए, डिफरेंट होगा तो आंसर 0 आना चाहिए। E1 को एक और En से कर लेते हैं। जब हमने E1 को En से किया तो यह आ जाएगा x1 नॉर्म ऑफ x1, xn ओवर नॉर्म ऑफ xn। x1 और xn की नॉर्म बाहर आ गई, अंदर आ गया x1 और xn। ऑर्थोगोनल सिस्टम ये कहता है कि जब आपके पास अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम में कोई वेक्टर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि उन दोनों के इनर प्रोडक्ट भी 0 होगा। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो पूरी टर्म क्या आ जाएगी 0। हेंस E1 क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ E1 नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास E1 है, E2 है, E3 है, अप टू En है। अब हम E1 और E2 को देख लेते हैं, फिर हम En का डायरेक्ट कर देंगे और हमें समझ लग जाएगी। E2 का E1 के साथ असूल ये है ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए कि E2 का E1 के साथ आंसर 0 आए और E2 का E2 के साथ आंसर 1 आए, फिर ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होगा कि सेम होगा तो आंसर 1, डिफरेंट होगा तो आंसर 0। जब मैंने इसको इस तरह से करके देखा तो इसकी E2 के जहाँ पे आ गया x2 ओवर नॉर्म ऑफ x2, E1 की जहाँ पे आ गया x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1। x2 और x1 की नॉर्म बाहर, x2 और x1 क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, पूरी टर्म 0 हो गई, आंसर आ गया 0। E2 का मैंने E2 के साथ दिया नॉर्म ऑफ x2 बाहर आ गई, स्क्वायर के साथ अंदर आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 और x2। इनर प्रोडक्ट सेम हो तो हम इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x2 का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। हेंस E1 और E2 ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये दोनों ही ऑर्थोनॉर्मल का हिस्सा है। अब E2 को En से भी कर लेते हैं। जब En से करेंगे तो नॉर्म ऑफ x2 और नॉर्म ऑफ xn बाहर आ गया, अंदर आ गया x2 और xn। x2 और xn ऑर्थोगोनल सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं, हेंस द इनर प्रोडक्ट इज 0। तो इस पूरी टर्म का आंसर क्या आ गया 0। जब इसका 0 आ गया तो अब E2 ने ये साबित कर दिया कि इसका इटसेल्फ के साथ आंसर आ गया 1 और डिफरेंट के साथ आंसर आ रहा है 0, हेंस E2 बिलोंग्स टू ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अब हमने E1
और E2 इन दोनों के लिए चीज़ें प्रूफ कर दी हैं। अब हम E3 E4 E2 E6 तक हम हर एलिमेंट को उठा के नहीं देख सकते। अब हम डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे En की तरफ, क्योंकि हमने 2 के साथ कर लिया है। अगर En ने भी ऐसे ही बिहेवियर शो किया तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा सेट बन रहा है, ये जो सिस्टम बन रहा है ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम भी है विद द बेस डिफाइंड बाय द एग्जामिनर। अब हम En को E1 से लेके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर टर्म को आपने हर टर्म के साथ करना है, यानी E1 को E1 E2 E3 से En तक करना है। इस तरह से E2 को E1 E2 E3 से En तक करना है, और हेंस एंड तक En को भी E1 E2 E3 से लेके En तक करना है। चेक। अब हमने जंप किए हैं, En को E1 से करेंगे तो आ जाएगा xn ओवर नॉर्म ऑफ xn, x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1। xn और x1 की नॉर्म बाहर आ जाएगी, अंदर आ जाएगा xn और x1 का इनर प्रोडक्ट। हमें पता है कि x1 और xn दोनों ही ऑर्थोगोनल सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं, हेंस देयर इनर प्रोडक्ट इज 0। अगर ये 0 है तो पूरी टर्म 0। En को जब E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा xn ओवर नॉर्म ऑफ xn इंटू x2 ओवर नॉर्म ऑफ x2। दोनों के नॉर्म्स बाहर आएंगे, अंदर आ जाएगा xn का इनर प्रोडक्ट x2 के साथ। दोनों xn और x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? ऑर्थोगोनल सिस्टम से, हेंस देयर इनर प्रोडक्ट इज 0। पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। चलते जाएंगे En के एंड पे आ जाएगा En के साथ, ये आ जाएगा xn ओवर नॉर्म ऑफ xn, xn ओवर नॉर्म ऑफ xn। xn का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ xn इंटू xn। अब xn और xn सेम है, इनका इनर प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ xn का स्क्वायर। नॉर्म नॉर्म से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी कि सेम के साथ आपको आंसर 1 देगा, डिफरेंट के साथ आपको आंसर 0 देगा। ये प्रॉपर्टी तो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की थी। हेंस दिस ऑल ऑर्थोगोनल, ये सारा का सारा जो ऑर्थोगोनल सेट इसने हमें दिया है, ये कौन सा सिस्टम बना रहा है? ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राइसिस एंड फिशर थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे।